हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शोषण जो है ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। शोषण कैसी अभिक्रिया है? शोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग जो होता है वो हरा होता है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? हरा होता है, यानी कि ग्रीन होता है। नेक्स्ट है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कंपोस्ट मतलब होता है खाद्य बनाना, ठीक है, खाद्य बनाना। तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है, लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? लाल तप्त आयरन पर, यानी कि बिल्कुल ही गर्म आयरन पे, यानी कि गर्म लोहे पे जब आप जल वाष्प जब प्रवाहित करोगे उस पे, तो आपको जो है मैग्नेटाइट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मैग्नेटाइट, जिसका अनुसूत्र होता है Fe3O4। मैग्नेटाइट आपको प्राप्त होगा। ये एक खनिज है जो कि लोहा के अयस्क में से एक अयस्क है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? यानी कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH को जब आप अभिक्रिया करवाओगे किससे? जिंक से, यानी Zn, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा आपका NaZnO2 प्लस H2। यानी कि सोडियम जिंकेट बनेगा। ये क्या हो रहा है? ये आपका सोडियम जिंकेट बन रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन मुक्त हो रहा है। तो ये आपका उत्पाद बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। चलिए इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही बनना ये आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज में एक्सचेंज कर चुके हो किसी चीज में, तो उसे आप पहले वाली अवस्था में आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। जैसे कि दूध से दही आप बनाए हो, तो आप दही से दूध फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। दही से दूध में आप परिवर्तित आप दोबारा नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि जो पहले जो उसका जो क्वालिटी था, जो गुण था, वो गुण अब उसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो हो गया ये आपका रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन होता है कि आप उससे पहले वाली अवस्था में आप ला सकते हो। जैसे कि आपने पानी लिया, पानी से आपने बर्फ जमाया, ठीक है, पानी से आपने बर्फ जमाया, ठीक है। अब इस बर्फ को फिर आप गला करके इसे आप क्या कर सकते हो? पानी में परिवर्तित कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन, ठीक है। ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। लेकिन ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दूध से दही आपने बना लिया, तो दही से दूध आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? ठीक है, तो इसमें से जो कोयला है ये बिना ज्वाला के चलता है, ठीक है। कोयला कैसे जलता है? बिना ज्वाला के जलने वाला ये आपका पदार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? अगर आप कोई भी चीज पॉलीथीन का आप खरीदते हैं, उसके अंदर अगर जो एयर भरा हुआ रहता है, तो वो एयर नहीं रहता है, वो नाइट्रोजन गैस रहता है, N2 रहता है, नाइट्रोजन गैस रहता है, ठीक है। अगर उसमें एयर रहेगा तो वो उसमें नमी होकर के वो खराब हो जाएगा। तो नाइट्रोजन जो है ये रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए वो जो है उसके अंदर जो प्रोडक्ट रहता है जस का तस रहता है, ठीक है। तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है, यानी कि N2 भरा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या होता है? कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो श्वेत होता है, यानी कि सफेद होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सफेद होता है। नेक्स्ट है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न गैस की लौ कैसी होती है? जब आप मैग्नीशियम फीता को जलाओगे तो जलाने के बाद जो लौह जो उत्पन्न होगा, जो आप कह सकते हो एक फ्लेम जो उत्पन्न होगा, वो चमकीला उजला उत्पन्न होगा। कैसा फ्लेम उत्पन्न होगा? कैसा? चमकीला और उजला उत्पन्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिया ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जांपल है। अभी मैं इसे बताऊंगा कैसे द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक यौगिक हो गया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा हो गया सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो Ag है ये विस्थापित हो गया Cl से,
पहला विस्थापित हो गया, Cl से ये पहला विस्थापित हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे Na सोडियम जो है ये विस्थापित हो गया किससे, NO3 से। ओके, NO3 से विस्थापित हो गया, तो ये दूसरा विस्थापन हो गया, यानी दो बार विस्थापन हुआ, इसीलिए इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ये 2 बार विस्थापन हुआ एक दूसरे से, इसलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ZnCuSO4 यानी कि जिंक और प्लस कॉपर सल्फेट अभिक्रिया कराओगे तो आपको प्राप्त होगा ZnSO4 प्लस Cu। ओके, यानी कि जिंक, सल्फेट और कॉपर प्राप्त होगा। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। ओके, इससे पहले जो एग्जांपल देखे थे वो द्विविस्थापन अभिक्रिया था, लेकिन ये सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया है। क्यों विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बार विस्थापित हुआ है। देखिए यहाँ पे ये जो कॉपर था ये विस्थापित होकर के अलग हो गया। ओके, और ये जो सल्फेट था SO4 ये जो है जिंक के साथ क्या हो गया, संयोग हो गया। ठीक है, जुड़ गया। ठीक है, तो इस प्रकार इसको एक बार विस्थापित किया, इसीलिए ये विस्थापित अभिक्रिया हो गया। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया हो गया, यानी कि सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया में से कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl लौह चूर्ण यानी कि लोहे के चूर्ण पर जब हम HCl अम्ल डालते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड प्राप्त होता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। लोहे पर जिंक की लेपित इसलिए किया जाता है ताकि वो जो है जो है उस पर जो है जंग ना लगे। ठीक है, यानी कि उसके संरक्षण के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग भूरा होता है, यानी कि ब्राउन कलर का होता है। ओके, कैसा होता है, भूरा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग। ओके, भूरा होता है। नेक्स्ट है लोहे पर जंग लगने की क्रिया क्या कहलाती है, तो लोहे पर जो जंग लगती है वो क्रिया संक्षारण कहलाती है। ओके, इसी संक्षारण से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक का हम लोग लेपित करते हैं, जिंक का क्या करते हैं, उस पर लेप चढ़ा देते हैं। ओके, यानी Zn का क्या करते हैं, लेप चढ़ा देते हैं। इसी जिंक का लेप चढ़ाने की क्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है गैल्वेनीकरण। ओके, अभी जो मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में देखा था गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, ओके, संक्षारण से बचने के लिए। ओके, ये जो संक्षारण होता है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को संक्षारण कहते हैं, तो इसी से बचने के लिए लेपित किया जाता है जिंक को। ठीक है, ओके, और ये क्रिया क्या कहलाती है, जिंक को लेपित करने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बूझा चूना है, तो बूझा चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल 2। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे हम कोई भी मतलब अभिक्रिया बनाते हैं तो एक रिएक्शन होता है जिसे हम तीर के निशान से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये तीर के दायां साइड हो गया। ओके, और ये तीर का बायां साइड हो गया। ओके, तो बायां साइड जो हम लोग लेते हैं वो भाग मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं वो बायां साइड लिखे जाते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं अभिकारक। इसे क्या बोलते हैं, अभिकारक के नाम से जानते हैं, जो अभिक्रिया भाग ले। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ, जो भी प्रोडक्ट भाग ले उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है उससे हम लोग प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं। ओके, यानी कि इसे इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, और इसे प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि बना हुआ आप कह सकते हो उत्पाद। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है Fe2O3। ओके, और उसके बाद एल्यूमिनियम के साथ हमने इसे अभिक्रिया कराया, तो अभिक्रिया कराने के फलस्वरूप ये हमारा बना Al2O3 प्लस Fe। ओके, अब यहाँ जो ये 2 लगा है और ये जो 2 लगा है, ये समीकरण को बैलेंस करने के लिए 2 जो है यहाँ पे लगाया गया है, संतुलित करने के लिए। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार ये जो है एक विस्थापन अभिक्रिया है। ओके, क्योंकि एक जो प्रोडक्ट है विस्थापित हो रहा है। ठीक है, यहाँ आप देखिए Fe आयरन जो है ये विस्थापित होकर के ये अलग हो चुका है। ठीक है, तो एकल विस्थापन हुआ, इसीलिए इसे हम सिर्फ विस्थापन अभिक्रिया या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ओके, अभिक्रिया कराने पर बनता है ये आपका Cu यानी कि कॉपर प्लस
ये आपका जल बना यानी H2O। तो ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों हो, ठीक है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम से जाना जाता है। आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग अप्रोक्स 25 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा। ओके, अब देखिए कोई भी विलयन अगर नीला को लाल करेगा, किसको लाल करेगा? अगर नीला से लाल हो रहा है, इसका मतलब उस विलयन की जो प्रकृति है वो अम्लीय है। उस विलयन की प्रकृति कैसी है? अम्लीय है। कब अम्लीय होगा? जब नीला से लाल करेगा तब, है ना। तो अम्लीय जिसका प्रकृति होता है वो 7 से उसका पीएच मान क्या होता है? कम होता है। 7 से हमेशा क्या होता है? कम होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से कम। ओके, यही अगर क्वेश्चंस को जस्ट इसके अपोजिट कर दे कि अगर कोई विलयन नीले लिटमस को लाल लिटमस को नीले में तब्दील कर देता है, बदल देता है, तो उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? तब वो उसकी प्रकृति क्षारीय हो जाएगा, यानी कि वो 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उसका पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस इस तरह आपको अपोजिट पिक करके दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वारिजिया यानी कि अम्लराज, ओके, जिसे अम्लराज भी हम लोग कहते हैं एक्वारिजिया को। ठीक है, इसका मिश्रण में HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है, इसका अनुपात क्या होता है? तो इन दोनों का अनुपात होता है 3:1 होता है। ओके, 3:1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देगा? ठीक है, देता है। तो याद रखिएगा, क्षार विलयन का पीएच मान जो होता है हमेशा 7 से क्या होता है? अधिक होता है। अभी आप लोग जान चुके हैं कि जिस विलयन का जो प्रकृति है अगर क्षारीय है, इसका मतलब कि उसका पीएच मान हमेशा 7 से ज्यादा होगा, यानी कि 7 से ज्यादा मतलब 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। ओके, 7 नहीं होगा, 7 मतलब वो उदासीन हो गया, 7 को छोड़ करके इससे अधिक होगा, 8, 9, 10, है ना, 11, 12 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट हमारा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षारक मिलकर निर्माण करते हैं। ओके, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जब अम्ल और क्षारक जब मिलेगा तो लवण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? सॉल्ट का निर्माण होगा, लवण का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारा उदर यानी कि हमारा पेट किस अम्ल को उत्पन्न करता है? तो हमारा पेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल को क्या करता है? ये उत्पन्न करता है। ओके, इसी की वजह से हमारे पेट में जो है खाना जो है डाइजेस्ट होता है। ओके, इसी अम्ल के कारण। ओके, मनुष्य का शरीर पीएच के किस परिसर में सही ढंग से कार्य करता है? यानी हमारे शरीर में कितना जो है पीएच मान होना चाहिए, जो कि हमारे शरीर में जो है हमारा जो भोजन है वो डाइजेस्ट अच्छे से हो सके। ठीक है, तो याद रखिएगा, मनुष्य के शरीर में नॉर्मल 7 से 7.8 के बीच जो है अगर हमारा पीएच मान रहता है हमारे शरीर का तो बेस्ट रहता है। ओके, सही ढंग से जो है हमारा शरीर जो है काम करता है। ओके, नेक्स्ट है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होगा। ठीक है, ओके, सिर्फ 7 होगा तो इसका मतलब ये उदासीन होगा। याद रखिएगा, सिर्फ 7 दिया हुआ है, इसका मतलब वो उदासीन है उसका प्रकृति। अगर 7 से कम है तो क्या होगा? अम्लीय होगा, अम्लीय होगा। ओके, अम्लीय प्रकृति हो जाएगा इसका। अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 से अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा? इसका प्रकृति क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा अच्छी तरह। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र क्या है, यानी किसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, यानी कि CaSO4 × 1/2 H2O। यहाँ पे जल बन रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक अम्ल। ओके, जिससे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? अनुसूत्र HCOOH होता है। ओके, HCOOH होता है इसका रासायनिक सूत्र यानी कि अनुसूत्र। ओके, नेक्स्ट है, अपचय उपचार। अपचय उपचार के लिए, ओके, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। यानी कि हमारे जो बॉडी में है, अगर हमारे इस बॉडी में अपचय का जो प्रॉब्लम होता है तो उसको मतलब ठीक करने के लिए जो है हमारे जो दवाई हम लोग डॉक्टर से जो लेते हैं वो ज़्यादातर एंटासिड ही के रूप में वो हमारे शरीर में जो है यूज होता है। ठीक है, वो जो है एंटासिड से जो है बना होता है। ठीक है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है,
लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, लिटमस विलियन जो कि बैगनी रंग का रंजक मतलब रंग होता है उसका, ठीक है, यानी कि वर्ण होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? ओके, तो लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है तो वो लीचियन पदार्थ का बना होता है, लीचियन सब्सटेंस का बना होता है, ठीक है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओके, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है, यानी कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओके, NaOH अम्ल है या क्षार? तो OH जिसमें लग गया इसका मतलब वो है, ये है कि वो एक क्षारीय है। ओके, देखिए H+ आयन अम्लीय का होता है। ओके, और OH- आयन ये क्षारीय प्रकृति का कहलाता है, ठीक है। तो OH लगा हुआ है इस यौगिक में, इस कंपाउंड में, इसका मतलब कि ये क्या है? क्षारीय प्रकृति का ये यौगिक है, ठीक है। तो क्षारीय हो जाएगा, यानी कि क्षार हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अम्ल के जो जल के अम्लीय एवं क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? ओके, यानी कि जल के अम्लीय तथा क्षारीय विलयन किसके कारण विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होते हैं, यानी करंट के लिए बेस्ट होता है। तो अगर उस विलयन में H+ आयन और OH- आयन यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड इन दोनों का जो है अणु जब रहेगा तभी ये जो है विद्युत का सुचालक का काम करेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेटल पादप के पत्ते छू जाने पर डंक जैसा दर्द होता है, यह किस अम्ल के श्राप के कारण होता है? यानी कि इससे कौन सा अम्ल श्रावित होता है, कौन सा अम्ल निकलता है जो हमें करंट टाइप का हमें दर्द देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड उसमें पाया जाता है, यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि HCOOH इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसका अनुसूत्र होता है ओके फॉर्मिक अम्ल का, ठीक है। नेक्स्ट अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो अम्लीय का प्रकृति कैसा होता है? 7 से हमेशा कम होगा तभी वो अम्लीय होगा, तो 7 से कम होगा, यानी 7 से कम 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ओके 5.2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि 7 से कम होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है तब यह किस रंग का होता है? तब ये बैगनी रंग का होता है। ना ये अम्लीय होता है ना ये क्षारीय होता है, तब ये बैगनी रंग का होता है, जिसे हम लोग उदासीन बोलते हैं। और इसका पीएच मान सिर्फ 7 होता है, ना 7 से कम ना 7 से कम ज़्यादा, ठीक है, यानी कि सिर्फ 7 ही होता है। ओके, जिसे उदासीन कहते हैं। इसकी रंग कैसी होती है? बैगनी होती है, ठीक है, बैगनी रंग की होती है। ओके, नेक्स्ट है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता, यानी कोई जल खारा है, अगर उसमें आप कपड़ा धोगे तो उसमें फेन तो कम करेगा ना, अगर जो उसमें सर्फ डालोगे तो फेन कम करेगा, तो उस खारेपन को हटाने के लिए, उस कठोरता को हटाने के लिए धोबन सोडा का यूज किया जाता है उस वाटर में, उस जल में, ठीक है, धोबन सोडा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका ये अनुसूत्र हो गया, यानी रासायनिक सूत्र। ओके, और ये इसी को जो है इस तरह लिख दिया गया है, ओके, हिंदी में, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। धोवन सोडा का अनुसूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ओके, Na2CO3 × 10H2O होता है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चूना जल में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर चूना का रंग किस रंग में बदल जाता है? ठीक है, तो चूना जल में अगर अधिक मात्रा में आप कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आप प्रवाहित करोगे उसमें, तो वो श्वेत रंग में बदल जाएगा, यानी कि सफेद रंग में बदल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होता है? तो इस विलयन में जो होता है वो होता है हाइड्रोक्स, ये होता है इसमें HCl। ओके, HCl होता है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ओके, अभी देखिए मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में देखा था कि वो जो है नीला को लाल में बदल रहा था। ओके, नीला को लाल में बदल रहा था, लेकिन ये क्या हो रहा है, लाल को नीला में बदल रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का ये होगा ये विलयन। तो क्षारीय प्रकृति का विलयन है, इसका मतलब कि इसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। क्यों 7 से अधिक? क्योंकि लाल को ये नीला में तब्दील कर रहा है, इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय है। और हम लोग जानते हैं क्षारीय प्रकृति का पीएच मान 7 से हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 7 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? ओके, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से
अभिक्रिया कर यानी कि रिएक्शन कर धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो वो बनाएगा सोडियम पोटासियम, सोडियम एवं पोटासियम यानी Na एवं K। पोटासियम का सिंबल क्या होता है? K। ओके, यानी सोडियम और पोटासियम। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है? सबसे प्रबल लवण कौन सा है? इन 4 ऑप्शंस में सबसे प्रबल लवण कौन सा है? तो इसमें से जो है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl सबसे प्रबल लवण के अंतर्गत आ जाएगा। इन 4 ऑप्शंस में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा? लवण कौन सा हो जाएगा? सबसे प्रबल लवण जो हो जाएगा NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से किस यौगिक का निर्माण होता है? ओके, तो बुझा हुआ चूना पर जब हम क्लोरीन की क्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? विरंजक चूर्ण हमें प्राप्त होगा, यानी कि जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कैसा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ओके, किस विलयन का पीएच मान किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है, ना 7 से ज्यादा ना 7 से कम। अगर 7 से ज्यादा है इसका मतलब वो क्षारीय है, अगर 7 से कम है इसका मतलब वो अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है, सो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर अम्ल, क्षार एवं लवण यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर किया। हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर धातु एवं अधातु, ओके, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है बॉक्साइट। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? ओके, तो बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क कहलाता है। ओके, किसका मुख्य अयस्क है बॉक्साइट? एल्यूमिनियम धातु का। ओके, नेक्स्ट है साधारण ताप पर फॉस्फोरस। जैसा कि आप लोग जानते हैं फॉस्फोरस का जो सिंबल होता है वो होता है P। ओके, तो बोल रहा है इनका आणविक सूत्र क्या होता है साधारण ताप पर? तो साधारण ताप पर इनका आणविक सूत्र होता है P2। P2। ओके, साधारण ताप पर फॉस्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? P2। ओके, नेक्स्ट है धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओके, तो धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोडीकरण के नाम से जानते हैं। धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। ओके, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय होता है यानी कि जल में घुल जाता है। ठीक है, यह तत्व हो सकता है, तो वह कौन सा तत्व हो सकता है? तो ये हो सकता है कैल्शियम। क्या हो सकता है? कैल्शियम एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो कैल्शियम का सिंबल Ca होता है और इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 20 होता है और द्रव्यमान संख्या की बात करें तो 40 होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया रिएक्शन नहीं करता है? तो सोना जो है ये जो है ऑक्सीजन से जो है संयोग नहीं करता है। ठीक है, सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सोना का सिंबल क्या होता है? सोना का सिंबल Au होता है। ओके, और चांदी का सिंबल क्या होता है? चांदी का Ag हो जाता है। चांदी का क्या होता है? Ag। ठीक है, नेक्स्ट, अधातु के ऑक्साइड मुख्यतः होते हैं। अधातु के ऑक्साइड यानी नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो ये एसिडिक नेचर के होते हैं यानी कि अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ओके, अम्लीय गुण इसमें पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकृति में उपलब्ध ऐसा पदार्थ जिससे तत्व को लाभपूर्वक निष्कर्षित किया जा सके कहलाता है। निष्कर्षित किया जा सके मतलब निकाला जा सके, है ना, लाभपूर्वक। ओके, तो वो कहलाता है आपका अयस्क। क्या कहलाता है? अयस्क, जिससे इंग्लिश में ओर भी कहते हैं। ठीक है, ORE, ओर। ठीक है, ओर कहते हैं यानी कि अयस्क कहते हैं। यानी कि धातु जो है आपको जो धातु देखने को मिलता है वो शुद्धतम रूप में मिलता है, तो उसे शुद्धतम रूप में लाने के लिए उस पर बहुत सारे प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस जो किया जाता है उसमें अयस्क का यूज किया जाता है। ओके, उससे अच्छे से साफ करने के लिए। ठीक है, तो यही अयस्क कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है। धातु, सॉरी ये धातु है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में देखे थे अधातु, तो अधातु की ऑक्साइड प्रकृति अम्लीय होती थी, लेकिन धातु के ऑक्साइड प्रकृति क्षारीय हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? क्षारकीय प्रकृति की हो जाएगी। बेसिस इसमें जो है प्रॉपर्टी पाया जाएगा। ठीक है, ओके, तो धातु के ऑक्साइड की प्रॉपर्टी कैसी रहेगी? प्रकृति, इसकी प्रकृति क्षारकीय रहेगी। ओके, और अधातु की अम्लीय होगी। ठीक है,
नेक्स्ट है धातुओं के शुद्धिकरण की सबसे उत्तम विधि क्या है। तो धातुओं के शुद्धिकरण की बहुत सारी विधि होता है, ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट विधि माना जाता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन सबसे बेस्ट होता है किसी भी धातु को शुद्ध करने के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, यानी कौन सी धातु को सबसे ज्यादा जो है उसे आप खींच सकते हो, ठीक है, तो वो है सोना। सोना धातु को सबसे ज्यादा बार आप खींच सकते हो, यानी 1 ग्राम आप सोना लोगे तो 2 किलोमीटर तक इसे आप तन्य कर सकते हो, इसे आप खींच सकते हो सिर्फ 1 ग्राम सोना को, ठीक है। तो सोच सकते हैं इसकी तन्यता कितना ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है धातु के सतह पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे एनोडीकरण कहते हैं, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, ठीक है। तो इनमें से हो जाएगा आपका सोना। सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ओके, क्यों मुक्त अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं कर पाता है, ठीक है, ये वायु से रिएक्शन नहीं कर पाता है। जैसे लोहा लोगे तो लोहा में जंग लग जाएगा। ओके ओके, सोडियम ले लो, सोडियम अगर जो आप निकालोगे तो केरोसिन तेल से बाहर तो वो आग आग पकड़ लेता है। ओके, तो इस तरह आप समझ सकते हो, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है, ठीक है, यानी द्रव में ही बोलाता है, तो वो है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है, याद रखिएगा ब्रोमीन कैसा है, एक अधातु है। ओके, ऑप्शन आपको क्वेश्चन इस टाइप के पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा अधातु है, तो ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है। ओके, तो इसका जो सिंबल होता है Br होता है। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित 4 तत्वों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक लिस्ट आपको दे देते हैं, ठीक है, 1 मिनट, हम आपको एक फोटो दे देते हैं। ओके, उसमें जो है एक तरफ से जो है बताया गया है कि मतलब किस तरीके से आप अच्छे से बांट सकते हो कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं वो फोटो, 1 मिनट। तो यहाँ पे देखिए एक लिस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर क्या है, कैल्शियम। ओके, देखते हैं, और ये बड़ा हो सकता है क्या, ये देखिए सबसे ऊपर, देखिए ऊपर से नीचे जैसे जैसे आ रहा है ना एलिमेंट, वैसे वैसे उसकी जो है उसका जो अभिक्रिया जो है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है, पोटासियम यानी कि K, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद Fe मतलब हो गया आपका, क्या हो गया, Fe मतलब हो गया आपका लोहा, है ना। उसका Pb सीसा, H मतलब हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Hg मतलब हो गया मरकरी, Ag मतलब हो गया चांदी, Au मतलब सोना, ठीक है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होता है, सोना, इसीलिए ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इन 4 ऑप्शंस में आपका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा तो होता है पोटासियम यानी K, तो K तो इस ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। उसका बाद सोडियम होता है तो सोडियम भी नहीं है, उसका बाद कैल्शियम होता है तो कैल्शियम भी नहीं है, मैग्नीशियम होता है तो मैग्नीशियम भी नहीं है, एल्युमिनियम होता है तो एल्युमिनियम भी ऑप्शन में नहीं है, जिंक होता है उसके बाद तो जिंक भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। उसके बाद Fe होता है तो यानी कि लोहा भी नहीं है, Pb मतलब सीसा होता है, सीसा भी ऑप्शन में नहीं है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन भी नहीं है। उसका देखिए क्या है, हाइड्रोजन के बाद है Cu यानी कॉपर, तो कॉपर देखिए इस सबसे ज्यादा, इन चारों में से सबसे ज्यादा जो है अभिक्रियाशील है, ठीक है। ओके, तो इन चारों में से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील क्या है, आपका कॉपर है। ओके, यानी ऑप्शंस के अनुसार आपका जो है आंसर जो है अलग अलग हो सकता है। जैसे एक और अब मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, डी है ना, ई नंबर ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ कैल्शियम। अब बताइए इन 5 में से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा होगा, तो कैल्शियम होगा, है ना। इसी तरह और भी मैं दे देता हूँ एफ ऑप्शन में दे देता हूँ आपको के यानी पोटासियम, तो पोटासियम का क्या होता है, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आंसर चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, सीसा और टिन के मिश्र धातु को कहते हैं। ओके, यानी कि सीसा और टिन यानी कि Sn और Pb, है ना, Pb और Sn, Pb यानी सीसा और Sn यानी टिन, इन दोनों को मिश्रित करके जो मिश्र धातु बनाया जाता है इसे हम लोग सोल्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोल्डर को ही हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, रांगा या टांका भी कहा जाता है इसे, रांगा या टांका, याद रखिएगा। ओके, रांगा या टांका के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, सोल्डर को, ठीक है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक सक्रिय धातु है। ओके, तो सक्रिय धातु मतलब सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, तो सक्रिय का मतलब होता है सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन कर सकता है, तो पोटासियम जानवे करते हैं सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाला धातु होता है, तो इसमें तो पोटासियम दिया हुआ है, यानी पोटासियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो मैंने आपको लिस्ट दिखा दिया है, उसको आप अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ अधातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। ओके, अगर आपके पास धातु है, ठीक है, अब क्या करो, आप इसे पीट पीट करके आप इसे इतना बड़ा चदरा में आप इसे कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो ये जो गुण कहलाता है ये कहलाता है आघात वर्धिता। क्या कहलाता है, आघात वर्धिता कहलाता है। ठीक है, ओके, लेकिन अगर कोई धातु को है आप जो है बिल्कुल इस तरह पतला तार में कन्वर्ट कर दे तो इससे आघात वर्धिता नहीं कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो अब रिपीट होगा। ठीक है, एक्वा रिजिया मिश्रण में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल के अनुपात क्या होता है, तो ये होता है 3:1। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, तो यहाँ आप देखिए आयोडीन यानी कि आपका जो नमक है NaCl, यह अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। ठीक है, कैसा होता है, चमकीला होता है। ओके, नेक्स्ट जैसे अधातु देखिए कार्बन भी अधातु है, ब्रोमीन भी अधातु है, ओके, आयोडीन भी अधातु है, लेकिन चमकीला सबसे ज्यादा होता है। ओके, चमकपन ज्यादा होता है। ठीक है, ओके, जैसा कि आप लोग जानते हैं धातु का गुण होता है चमकीला, लेकिन अधातु होते हुए भी ये जो आयोडीन है वो चमकता है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो एल्यूमिनियम जो होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है एल्यूमिनियम को। ठीक है, यानी कि चांदी को सबसे बेस्ट माना जाता है विद्युत का चालक। ओके, तो एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैंने आपको बताया था 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक का आप लंबा तार आप बना सकते हैं, 2 किलोमीटर तक का, सोच सकते हैं उसकी तन्यता कितनी होगी। ओके ओके, तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस में आपको बताया था, देखिए यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था, अगर किसी धातु को है चदरा के रूप में आप कन्वर्ट करते हो तो उसे आघात वर्धिता कहते हो, लेकिन इसे लंबे तार के रूप में कन्वर्ट कर दिए, जैसे मान लो इतना बड़ा आपके पास धातु था और इसे लंबे तार में आप कन्वर्ट कर दिए इतना बड़ा तार में, तो इसे कहते हैं तन्यता कहते हैं। ओके, और चदरा के रूप में कन्वर्ट कर दिए तो इसे आघात वर्धिता कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो ये तो हो गया। 1 ग्राम सोने से, 1 किलोग्राम की बात नहीं हो रही, 1 ग्राम की बात हो रही है, तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक आप इसका जो है आप तार बना सकते हो, यानी इसकी तन्यता आप खींच सकते हो। ठीक है, अयस्क में जो है अशुद्धि भी होती है। अयस्क जैसे किसी भी धातु को जो प्राप्त किया जाता है अयस्क की मदद से प्राप्त किया जाता है। ओके, जैसे सोना ले लो, तो सोना जो है ये पहले से ही नहीं ऐसा है कि शुद्ध रूप में पाया जाता है। हीरा ले लो, पहले से नहीं शुद्ध रूप में पाया जाता है, उसे शुद्धिकरण के रूप में बहुत सारे प्रोसेस से गुजारा जाता है, तब वो जाकर के हमारे जो है आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो है किया जाता है अयस्क से, क्या किया जाता है, अयस्क की मदद से इसका शुद्धिकरण किया जाता है, यानी ओर की मदद से। ठीक है, इसी ओर में जो है अशुद्धि भी होती है, ओर में क्या होती है, अशुद्धि भी होती है, क्योंकि हर एक दुनिया में हर एक पदार्थ में कुछ ना कुछ खामी होती है, यानी कि उसकी अशुद्धि होती है। ठीक है, तो इसी अशुद्धि को अयस्क की में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में सबसे कठोर पदार्थ, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, सबसे हार्ड पदार्थ हमारा हीरा है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अधातु है, तो कार्बन एक अधातु है, याद रखिएगा कार्बन क्या है, अधातु है। ब्रोमीन क्या है, अधातु है। ओके, ये हो गया Fe मतलब लोहा, ये धातु है। एल्यूमिनियम धातु है। सोना यानी Au ये भी धातु है, लेकिन कार्बन क्या है, अधातु है। ठीक है, पारा और एक अन्य किसी भी धातु के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, यानी एक पारा ले लो, उसके साथ कोई भी एक धातु आप मिश्रित करके कोई भी धातु लेकर के आप मिश्र धातु बनाओ तो उसे अमलगम कहेंगे। यानी कि सीधी सी बात है, पारा यानी कि Hg के साथ कोई भी आप धातु को आप बनाओ और उसका एक मिश्र धातु बनाओ, कोई भी धातु आप मिला लो और मिश्र धातु बनाओ, तो वो जो है वो जो मिश्र धातु कहलाएगा वो अमलगम कहलाएगा, क्योंकि इसके साथ पारा मिक्स है। ठीक है, विद्युत बल्ब का तंतु यानी कि तंतु जो है किस धातु का बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। ओके, इसे फिलामेंट भी बोलते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, फिलामेंट का ये या तंतु का ये टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, पीतल क्या है जी, पीतल एक आपका मिश्र धातु है। पीतल क्या है,
मिश्र धातु है। ओके, अब देखिए पीतल किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, आइए वो भी हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए पीतल, पीतल एक मिश्र धातु है। ओके, मिश्र धातु है जो तांबे और जिंक, तांबा यानी कि Cu और Zn का, ये क्या होता है, Cu और Zn का मिश्रण होता है। ओके, यानी Cu और Zn, और ये जो है बराबर भाग में होता है। ओके, यानी कि जस्ता और तांबा यानी कि जिंक और कॉपर दोनों को बराबर मिक्स में किया जाता है। ठीक है, यानी 50-50%। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका जो है कितना कितना मात्रा होता है। ओके, पीतल में, तभी ये मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, ओके, यानी जिंक और कॉपर मिलकर के ये आपका पीतल मिश्र धातु बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को यशद लेपन या गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण, ठीक है, गैल्वेनी, यहाँ पे ये जो है गैल्वेनीकरण कर दीजिएगा, गैल्वेनीकरण। ओके, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ओके, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है अच्छा, ये क्यों किया जाता है, लोहे पर जो है जिंक के लेपन क्यों किया जाता है, संक्षारण से बचाने के लिए। संक्षारण मतलब जंग होता है, लोहे पर जंग ना लगे, इसीलिए उसे संक्षारण से बचाने के लिए जो है गैल्वेनीकरण उसमें की प्रक्रिया अपनाया जाता है, यानी कि यशद लेपन की प्रक्रिया अपनाया जाता है, जिससे कि हम लोग जिंक में जो है डुबो देते हैं लोहा को। ठीक है, जिंक का लेपन कर देते हैं। कार्बन निम्नलिखित में से क्या है, तो कार्बन एक अधातु है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, कार्बन क्या है, एक अधातु है। ओके, कार्बन क्या है, एक अधातु है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, आप सबको पता है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ठीक है, ओके, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ओके, तो लिथियम को जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, लेकिन इसका जो है आंसर जो है वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हम सर्च करते हैं, सबसे किस धातु को ये देखिए, अब देखिए जो एक्स्ट्रा हमने बोल दिया वो भी यहाँ पे सर्च हो गया। अब देखिए इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। देखिए लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये आदि प्रमुख रूप से गिनी जा सकती है। ओके, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है आसानी से लिथियम को काटा जा सकता है। ठीक है, तो लिथियम इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक, ओके, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपका हाइड्रोकार्बन। ओके, जैसे आप ले लो C2H5, ये देखिए कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, CH4 कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, तो ये सभी जो यौगिक है, ये जो यौगिक कहलाते हैं, ये हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति प्रेजेंटिंग कितनी होती है, तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होता है वो होता है 0.03%, 0.03% होता है। ओके, नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ओके, तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन की जो संयोजकता होती है, यानी कि C, कार्बन का सिंबल क्या होता है C, इसकी संयोजकता, इसकी वैलेंसी 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीजन O2 के दो परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं। कितने आबंध पाए जाते हैं, 2 आबंध पाए जाते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किस गुणधर्म के कारण कार्बन के यौगिकों की संख्या यानी कि कंपाउंड्स की संख्या अत्यधिक होती है। ओके, तो सबसे पहला तो हम जानते हैं कि कार्बन जिसका सिंबल C होता है, इसका संयोजकता यानी कि वैलेंसी 4 होता है। ओके, इसी वैलेंसी 4 के कारण जो है कार्बन जो है अत्यधिक यौगिकों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं चतु मतलब 4 हो गया, और संयोजकता मतलब वैलेंसी, यानी 4 वैलेंसी के कारण है ना, चतु संयोजकता के कारण इसमें जो है ये प्रॉपर्टी, ये गुणधर्म हो जाता है कि ये जो है अत्यधिक यौगिकों की जो है निर्माण कर सके। ओके, अत्यधिक कार्बन यौगिकों की निर्माण कर सके। ठीक है, आइए इसे हम लोग और थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग इसे और डिटेल से जानते हैं। ठीक है, देखिए कार्बन के परमाणुओं में कैटिनेशन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है।
ओके, कैटिनेशन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है कार्बन में, जिसके कारण कार्बन के बहुत से परमाणु आपस में संयोग करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। ओके, किसके कारण करते हैं? कैटिनेशन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है। ठीक है, इसी कारण जो है कार्बन जो है आपस में परमाणु इनके परमाणु आपस में संयोग कर यानी कि जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसी श्रृंखलन गुण के कारण ही जो होता है इसका कार्बनिक पदार्थों की संख्या यानी कि यौगिकों की संख्या अधिक हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका आप एक और रीजन के तौर पर इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, C60। ओके, C60 बकमिंस्टर फुलेरिन किसका अपरूप है? ओके, तो ये कार्बन का अपरूप है। ओके, C60 बकमिंस्टर फुलेरिन किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। ओके, नेक्स्ट है धातुओं की वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ओके, तो धातुओं की जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? धातुओं की यानी कि मेटल की जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो मीथेन गैस उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है समजातीय श्रेणी के सदस्यों की आणविक अंतर होता है। ओके, तो आणविक अंतर CH2 का होता है। आणविक अंतर कितना का होता है? समजातीय श्रेणी के सदस्यों के आणविक अंतर CH2 का होता है। ठीक है, ओके, यानी कार्बन 1 और हाइड्रोजन 2 इनका इतना अंतर होता है समजातीय श्रेणी के सदस्यों के आणविक अंतर में। ठीक है, जैव शक्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ओके, जैव शक्ति का सिद्धांत जो है वोहलर नामक एक साइंटिस्ट ने प्रतिपादित किया। ठीक है, नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन गैस है। कौन सा गैस है? मीथेन गैस यानी CH4, जिसका आणविक सूत्र होता है CH4। ठीक है, ओके, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। ठीक है, नेक्स्ट है CnH2n-2। CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है? तो ये हमारा एल्काइन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, देखिए एक होता है एल्केन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है एल्केन, हो गया एल्किन। सेकंड होता है एल्किन, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। ओके, और तीसरा होता है एल्काइन, जिसका होता है CnH2n-2, यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ओके, तो जिस कंपाउंड में बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक लगा हुआ रहे तो उसे हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप का कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन यानी कि N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन जो है आबंध होते हैं? ठीक है, तो नाइट्रोजन के बीच जो है 3 सहसंयोजक आबंध बने होते हैं। जैसे नाइट्रोजन है ना, तो ये नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन है, अगर ये एक दूसरे से कनेक्ट है ना तो तीन जो है कार्बन तीन जो है इलेक्ट्रॉन से जो है ये साझेदारी करते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन ये देते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं। इस तरह ये आप एक दूसरे से अष्टक पूरा करके ये आबंध बना लेते हैं, एक दूसरे के बीच संयोग कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया है, एल्केन का होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है किसकी थोड़ी सी मात्रा भी लेने पर मृत्यु हो सकती है? ओके, अगर आप मिथाइल अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा अगर आप ले लेते हो तो आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है? तो नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन एक समावयवी है। ये क्या है? समावयवी यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल का 4 से 6% जलीय विलयन कहलाता है, तो ये मेरा सिरका कहलाता है, एसिटिक अम्ल कहलाता है यानी कि सिरका कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बॉन्ड COOH। बॉन्ड COOH इसे नहीं पढ़ा जाता है बल्कि बॉन्ड COOH ये एक अभिक्रियाशील मूलक है। ओके, तो अगर कोई किसी भी कंपाउंड में अगर बॉन्ड COOH आपको मिल जाए तो आप उसे कहना कि ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का इसमें प्रकृति पाया जाता है। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप का है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में ये गिनती आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है CH4 किस प्रकार का यौगिक है, किस प्रकार का कंपाउंड है? तो CH4 यानी कि मीथेन ये जो है सहसंयोजी यौगिक के अंतर्गत आता है, सहसंयोजी यौगिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्किन के सामान्य सूत्र क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया था कि एल्किन का होता है CnH2n एल्किन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह क्या है? ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह कौन है?
तो बॉन्ड COOH इसका जो है अभिक्रियाशील जो है मूलक होता है, ठीक है, अभिक्रियाशील मूलक होता है बॉन्ड COOH, ठीक है। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड किस प्रकार का यौगिक है? तो कैल्शियम क्लोराइड आयनिक यौगिक है। ओके, ये किस प्रकार का यौगिक है? एक आयनिक यौगिक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। अगर आप इथेनॉल के ऑक्सीकरण आप करोगे तो आपको एथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एथेनोइक अम्ल प्राप्त होगा अगर आप इथेनॉल के ऑक्सीकरण करोगे तब, ठीक है। नेक्स्ट है इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है? तो इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH। ओके, ये एल्कोहल ग्रुप में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन युग्म यानी कौन सा जोड़ा समावयवी है यानी एक समान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आप देखिए इसमें कौन सा यौगिक आपको दिख रहा है? A, B, C 3 ऑप्शन है जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या समान है, ठीक है। अगर हम ऑप्शन नंबर C को देखते हैं तो कार्बन इसमें 2 है, इसमें भी कार्बन देखिए 2 है, एक यहाँ हो गया एक यहाँ हो गया, 2 कार्बन है। ओके, कार्बन यहाँ पे समान है। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं तो यहाँ कितना हाइड्रोजन हो गया? यहाँ पे बात कर लेते हैं तो 5 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ, यानी 6 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। और इसमें देखा जाए तो 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, यानी इसमें भी 6 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, यानी ये जो है बिल्कुल ही समान है, इसलिए ये एक क्या हो गया? समावयवी यौगिक का एक क्या हो गया? पेयर हो गया, एक युग्म हो गया, एक जोड़ा हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक है। बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक एल्कोहल है ना। बॉन्ड OH अगर किसी भी कंपाउंड में अगर आपको लगा हुआ मिल जाए, किसी भी यौगिक में लगा हुआ मिल जाए, तो आप उसे कहना कि ये एल्कोहल ग्रुप के समूह के अंतर्गत आते हैं ये यौगिक, ठीक है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? C6H6, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है ईथेन का आणविक सूत्र जो कि C2H6 होता है। इसमें कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसमें 7 सहसंयोजक बंध होते हैं, ठीक है, 7 सहसंयोजक बंध होते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना करके आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट है वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र भिन्न होते हैं, तो ये कहलाता है आपका समावयवी यौगिक। क्या कहलाता है? समावयवी यौगिक कहलाता है। ओके, नेक्स्ट है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि जो हमारा फ्लेम जो है, जो हमारा ईंधन है, ये पूरी तरह नहीं जल रहा है, यानी कि अच्छी तरह ये जल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ईंधन में कुछ ना कुछ खराबी हो चुका है, ठीक है। बनाइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो अष्टक का नियम जो दिया था वो दिया था न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो आइए नोट पॉइंट में यहाँ पे हम इसे और विस्तार से समझते हैं। ओके, तो देखिए ये जो न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक जो थे, ये थे ब्रिटिश के। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटिश के रहने वाले थे। ओके, जो कि एक रसायन वैज्ञानिक थे जिनका पूरा नाम JLR न्यूलैंड्स था। इन्होंने 1865 में अष्टक नियम को जो है प्रस्तुत किया था, रखा था, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हैलोजन समूह यानी ग्रुप, हैलोजन ग्रुप का सदस्य नहीं है? जैसे ऑप्शन नंबर ए है फ्लोरीन यानी कि जिसका सिंबल F होता है। ऑप्शन नंबर बी है क्लोरीन जिसका सिंबल Cl होता है। ऑप्शन नंबर सी है सोडियम जिसका सिंबल Na होता है। ऑप्शन नंबर डी है ब्रोमीन जिसका सिंबल Br होता है, ठीक है। तो इन सभी में जो ऑप्शन नंबर सी है सोडियम, ये जो है हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। इसे आइए और थोड़ा सा हम लोग डिटेल से समझते हैं। ओके, यहाँ पे नोट पॉइंट में आप लिख लीजिएगा इसे, ठीक है। नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा फ्लोरीन जिसका सिंबल F होता है, क्लोरीन जिसका सिंबल Cl होता है, ब्रोमीन जिसका सिंबल Br होता है, आयोडीन जिसका सिंबल I होता है, एस्टेटिन जिसका सिंबल At होता है। ओके, इन सभी को जो है इन 5 एलिमेंट्स को जो है हैलोजन ग्रुप में रखा गया है। ओके, इसे हैलोजन कहा जाता है, ठीक है। ओके, हैलोजन आवर्त सारणी में एक समूह है जिसमें वह 5 रासायनिक तत्व शामिल है। ओके, तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं पीरियोडिक टेबल में जाकर के ये कहाँ पे उपस्थित है, कहाँ पे इसे प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये रहा मेरे पास, इसे मैं जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए ये रहा है ग्रुप। पहले तो ये आप समझो ग्रुप होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो इस टाइप जो इस खड़े खड़े जो लाइन में इस तरह से आप काउंट करते हो आप अगर एलिमेंट को, तो इसे आप ग्रुप के अकॉर्डिंग आप काउंट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप इस टाइप से देखोगे, आप इसे इस टाइप से अगर काउंट करोगे इस टाइप से, तो इसे आप लोग पीरियड के अकॉर्डिंग आप इसे काउंट कर रहे हो, ठीक है। ये पीरियड हो गया,
ओके, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पीरियड, और जो खड़े लाइन के अनुसार अगर आप तत्व को काउंट करते हो, अगर आप रखते हो, सजाते हो, तो यानी कि आप ग्रुप के अनुसार सजा रहे हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है आपको कि ये ग्रुप में रखा गया है, यानी कि ग्रुप मतलब किसी इस टाइप के लाइन में रखा गया है, ठीक है, लंबे खड़े लाइन में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आपको ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे ये देखिए इसमें 5 एलिमेंट है, जो कि क्या क्या है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ आप देखिए पहला क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इन 5 एलिमेंट्स को जो है एक साथ रखा गया है, जो कि आपको येलो कलर से दिख रहा है, ठीक है। इसे ही हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, इन 5 एलिमेंट्स को हैलोजन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आवर्त सारणी में द्वितीयक वर्ग के तत्वों को कहा जाता है, द्वितीयक वर्ग के तत्वों को क्षार पार्थिव कहा जाता है, क्षार पार्थिव धातु कहा जाता है। ओके, तो नोट पॉइंट में यहाँ पे आप समझ सकते हैं, क्षारीय पार्थिव धातु मतलब कि एल्काइन अर्थ मेटल्स। ओके, देखिए आवर्त सारणी के समूह 2 में स्थित रासायनिक तत्वों का वह समूह जिसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इन सभी को रखा गया है। ओके, इसे ही क्षार पार्थिव धातु कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आइए हम लोग जाते हैं पीरियोडिक टेबल में और यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे मैंने 2 पीरियोडिक टेबल यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। इसे आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर कॉपी में इसे आप अच्छी तरह लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा पहला और ये रहा मेरा सेकंड, ठीक है। पहले ये देखो इस टाइप से यहाँ पे लिखा गया है कि कौन सा रंग का क्या यहाँ पे मायने है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो रंग यहाँ पे दिया हुआ है इनका क्या क्या मतलब है, ठीक है। तो इन सभी को आप लिख सकते हो। ओके, आप चाहो तो इसे आप लिख लो, ठीक है, सबसे बेस्ट यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, ग्रुप 2 में, ओके, ग्रुप 2, ग्रुप 1, ग्रुप 2, यानी कि इस साइड से आप काउंट करोगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ग्रुप 1, ये क्या हो गया ग्रुप 1, और ये ग्रुप 2 है ना। तो ग्रुप 2 में देखिए क्या क्या है, मैग्नीस, ये देखिए बेरियम, एक मिनट मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ओके, ये देखिए ग्रुप 2 में क्या है, बेरियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, रेडियम है, ठीक है। इन सभी को जो है रखा गया है ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 में कौन कौन सा है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। क्वेश्चंस क्या था, क्वेश्चंस था इसे क्या कहा जाता है, तो इसे क्षार पार्थिव धातु कहा जाता है। ओके, तो इन सभी को क्या कहा जाता है, क्षार पार्थिव धातु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से किनका परमाणिक त्रिज्या सबसे अधिक है। ओके, तो इसमें आयोडीन जो है आपका, यानी कि आई सिंबल जिसका होता है, इसका जो त्रिज्या होता है सबसे अधिक होती है। ओके, इसका परमाणिक त्रिज्या क्या होती है, सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के तुलना में सबसे अधिक परमाणविक त्रिज्या होती है आयोडीन की, यानी कि आई की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, धात्विक गुण आवर्त सारणी के आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पे क्या होती है, तो ये होती है घटती है। ओके, धात्विक गुण आवर्त सारणी में, ओके, बायां से दायां आप जाओगे तो इसका धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। जैसे हम लोग चलते हैं आवर्त सारणी में, ओके, पीरियोडिक टेबल में हम लोग जाते हैं, ठीक है। ओके, ये देखिए पीरियोडिक टेबल ये मेरा हो गया। ओके, ये हो गया ऊपर से नीचे, ओके, ऊपर से नीचे हम लोग आ रहे हैं। ये हो गया नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस में क्या बोल रहा था, आइए हम देखते हैं, एक मिनट। क्वेश्चंस में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 था। तो बोल रहा था आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर धात्विक गुण घटेगा, है ना। तो घटेगा कैसे, आइए हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। बाएं से दाएं बोल रहा था ना, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। बाएं से दाएं, ओके, यानी लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट। देखिए ये हो गया आपका क्या, लेफ्ट से, ये देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका क्या, लेफ्ट से राइट, एक मिनट, ये हो गया लेफ्ट से राइट, है ना। ये लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड, और ये हो गया राइट साइड, है ना। तो लेफ्ट से राइट और आप जाओगे तो सभी का धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। जैसे आप यहाँ पे जा रहे हो, जैसे ये ले लो, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका पोटासियम, पोटासियम हो गया, पोटासियम से कैल्शियम की ओर जाओगे तो कैल्शियम का जो धात्विक गुण होगा पोटासियम से कम होगा। इसी तरह स्कैंडियम का और कैल्शियम से भी कम हो जाएगा, है ना। इसी तरह टाइटेनियम का और भी कम हो जाएगा, वेनेडियम का और भी कम हो जाएगा, क्रिप्टन का और भी कम हो जाएगा, मैग्नीज का और भी कम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस तरह आप अगर लेफ्ट से राइट जाओगे, यानी कि बायां से दायां जाओगे, तो इसका जो धात्विक गुण है वो घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ओके,
ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष, है ना, किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, तो ये बढ़ता है, क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, ओके, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाओगे आप तो विद्युत धनात्मक का अभिलक्षण क्या होगा, वो बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित तत्वों में कौन सबसे अधिक आध्यात्मिक गुण प्रदर्शित करता है। ओके, तो क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन अत्यधिक आध्यात्मिक गुणधर्म ये प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, क्लोरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि Cl। ओके, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl। ओके, नेक्स्ट है मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किन का आवर्त फलन होता है। ओके, तो देखिए ये होता है परमाणु द्रव्यमान। आप सबको पता है मेंडलीफ ने जो है आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सजा करके रखा था। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसका विद्युत धनात्मक सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो इन चारों में से कार्बन का सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मक होगा। ठीक है, कार्बन का सबसे ज्यादा धनात्मक जो है विद्युत धनात्मक गुण पाया जाएगा। ठीक है, कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। मैग्नीशियम यानी कि Mg, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं आवर्त सारणी में, जहाँ पे देखते हैं, जैसे ये रहा मेरा एक आवर्त सारणी, यहाँ पे जैसा कि मेरा पूरा पूरा आवर्त सारणी बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ग्रुप हो गया, ग्रुप 1, ये हो गया ग्रुप 1, ये ग्रुप 2। तो ग्रुप 2 में हमारा मैग्नीशियम है, देखिए बेरियम मैग्नीशियम, तो ग्रुप 2 में क्या है हमारा, मैग्नीशियम, तो ग्रुप 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रुप 2। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप 2 यानी कि समूह नंबर 2। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन कौन है। तो फ्लोरीन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है हैलोजन है। ठीक है, ओके, सबसे अधिक ये अभिक्रिया कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, फ्लोरीन है। ओके, याद रखिएगा, फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन में आता है। ओके, और हैलोजन ग्रुप में 5 ही एलिमेंट आता है, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं। ठीक है, ओके, मैंने आपको बता दिया। क्लोरीन की संयोजकता कितना होती है, यानी वैलेंसी कितना होती है। तो क्लोरीन की वैलेंसी जो होती है वो होती है 1, क्या होती है, 1 होती है, -1 नहीं है, ये सिर्फ 1 है। ओके, तो याद रखिएगा क्लोरीन की संयोजकता वैलेंसी 1 होती है। ओके, नेक्स्ट है लोहे की परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर कितनी होती है। तो लोहे की एटॉमिक नंबर 26 होती है। ओके, लोहे यानी कि आयरन, जिसका सिंबल Fe होता है। ओके, इसका जो परमाणु संख्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है, 26 होता है। ओके, नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैस किस समूह में रखा गया है। तो निष्क्रिय गैस जो है 18वें समूह में रखा गया है। कौन सा समूह में रखा गया है, 18वें समूह में। ठीक है, तो 18वें समूह में देखते हैं हम लोग 18वें समूह में कौन कौन सा तत्व जो है जो कि निष्क्रिय गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18वां समूह ये मेरा हो गया। ठीक है, ग्रुप ये हो गया 18वां ग्रुप। तो इसमें कौन कौन सा है ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं निष्क्रिय गैस के अंतर्गत कौन कौन सा आता है। पहला क्या है हमारा, पहला हमारा क्या है, हीलियम, फिर नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर जेनॉन, फिर रेंडम और रेडोन है। उसका फिर क्या है आपका Og, जिसका ऑग्नेसोन होता है, ऑग्नेसोन ये तत्व है। ठीक है, ओके, तो ये सभी के सभी तत्व जो 18वें समूह में आता है, 18वें ग्रुप में आता है। ठीक है, ओके, तो ये आप सभी के सभी जान चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए यहाँ तक हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर, कहाँ तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 15, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया था। ओके, यानी कि सजाया था। ओके, तो ये परमाणु द्रव्यमान के अकॉर्डिंग सजाया था। मेंडलीफ ने तत्वों को आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सजाया था, वर्गीकृत किया था, बांटा था। ठीक है, नेक्स्ट है आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है। ओके, तो इसे क्षार धातु कहा जाता है। ओके, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षार कहा जाता है, इसमें क्षारीय गुण पाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में अक्रिय गैस कौन है। अक्रिय गैस हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है। हीलियम क्या है, अक्रिय गैस है। ओके, हीलियम एक अक्रिय गैस है। ठीक है, हीलियम कैसा गैस है, अक्रिय गैस है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए इसे और एक्सप्लेन यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, अच्छे से इसे आप समझिएगा। ठीक है, आइए हम अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अक्रिय गैस। ओके, यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट में मैंने लिखा है अक्रिय गैस यानी इंसर्ट गैस
उन गैसों को कहा जाता है जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेती और सदा मुक्त अवस्था में प्रायः होते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनमें हीलियम हो गया, नियोन हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था 18वें ग्रुप में सभी के सभी तत्व इसमें शामिल है, ठीक है। जैसे आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सभी जो है निष्क्रिय गैस या फिर अक्रिय गैस आप कह सकते हो इसे, ठीक है। अक्रिय गैस के श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। समस्त अक्रिय गैस से रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। ओके, इसकी जो गुण होती है, कैसी गुण होती है, ये रंग में रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन होता है यानी कि इसका कोई गंध नहीं होता है, आप नहीं कह सकते हो ये कैसा गंध दे रहा है। ये स्वादहीन हो रहा है यानी कि इसका टेस्ट आप पता नहीं कर पाओगे ये कैसा टेस्ट दे रहा है। ओके, तो ये इसका आप गुण समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है त्रिक का नियम यानी कि तिर्यक नियम, ठीक है। त्रिक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो ये डोबे राइनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा त्रिक का नियम प्रतिपादित किया गया। ओके, नेक्स्ट है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है 287 है। ओके, तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी, तो इन सभी को आप ऐड कर लो, 2 + 8 + 7 ऐड करने पे कितना आ रहा है 17, यानी इसका परमाणु संख्या 17 हो गया, ठीक है। इसी तरह कुछ भी एलिमेंट आपको दिया जा सकता है, ठीक है। यानी क्लोरीन के क्या हो गया 17 हो गया, ठीक है, परमाणु संख्या। ओके, तो इस प्रकार ये आपका यहाँ पे इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसे देखिए लिखने का तरीका होता है, जैसे 2 8 8 18 18 32, कोई भी एलिमेंट हो इसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, इसी मैजिक ट्रिक पे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा। ओके, इससे रिलेटेड मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। बिंदु संरचना में इसका यूजेज होता है, ठीक है, मैंने आपको वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के पिता किसे कहा जाता है, आवर्त सारणी के पिता मेंडलीव को कहा जाता है। पहले मेंडलीव ने ही परमाणु द्रव्यमान के अनुसार जो है सजाया था, ठीक है। उसके बाद जो है चेंजेस किया गया, ठीक है, बाद में चेंजेस किया गया, इसे परमाणु संख्या के अनुसार सजाया गया सारे तत्व को, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान के अनुसार नहीं रखा गया है, लेकिन प्राचीन समय में मेंडलीव ने आवर्त सारणी को सबसे पहले खोज किया था, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का। ओके, नेक्स्ट है हीलियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, आधुनिक यानी कि अभी जो पीरियोडिक टेबल में सजाया गया है, अभी जो पीरियोडिक टेबल में जो तत्वों को सजाया गया है वो परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर के अनुसार सजाया गया है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल में उद्गर यानी कि खड़े स्तंभ को क्या कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया था कि आवर्त सारणी में जो खड़े लाइन में जितने भी एलिमेंट अगर आप उसके अनुसार आप देखते हो तो उसे आप ग्रुप यानी एक समूह यानी कि एक वर्ग के रूप में आप समझ सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसे इस नज़र से आप देखते हो, इस खड़े नज़र से अगर आप इस सारे एलिमेंट को देखते हो यानी कि आप एक ग्रुप के अनुसार आप इसे बांट रहे हो, ठीक है। यानी कि एक वर्ग के अनुसार, एक ग्रुप के अनुसार आप कह सकते हो, एक समूह के अनुसार इसे आप बांट रहे हो, ठीक है। इसका यही मतलब है। ओके, अगर आप इसे इस टाइप से देखते हो, ये देखो सोया हुआ लाइन हो गया, ये सभी ये क्या हो गया, सोया हुआ लाइन, ठीक है। ओके, जैसे मैं 1 मिनट मैं आपको चेंज करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट देखिए, अगर आप इस टाइप से देखते हो, ये देखिए सोया हुआ सभी लाइन क्या है, सोया हुआ, तो ये हो गया आपका आवर्त। ओके, यानी कि क्षैतिज लाइन हो गया है ना। तो इससे आप कहोगे क्या, इसे आप पीरियड कहोगे, यानी कि इसे आप आवर्त कहोगे, लेकिन इसे आप इस नज़र से देख रहे हो खड़ी लाइन से, तो ये आपका क्या हो गया, पीरियड हो गया, यानी कि सॉरी पीरियड नहीं, ग्रुप हो गया। ओके, ग्रुप हो गया यानी कि एक समूह हो गया, यानी कि एक कह सकते हो आप एक ग्रुप हो गया, ठीक है। ओके, तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि खड़े लाइन, उद्गर लाइन, यानी कि इसे आप कहोगे क्या, आप ग्रुप कहोगे यानी समूह कहोगे यानी कि वर्ग कहोगे। ओके, याद रखना। ओके, चलिए 23 यही आपका बोल रहा था। ओके, कि खड़े लाइन को क्या आप कहोगे, स्तंभ को क्या कहोगे, तो वर्ग कहेंगे यानी कि समूह कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। 1 मिनट मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ इसका। ओके ओके, अब यहाँ पे देखिए ओजोन जिसका परमाणु संख्या क्या हो गया यार, चलिए ओजोन जिसका परमाणु संख्या क्या होता है, ओजोन परमाणु संख्या उसका 3 होता है, यानी कि एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, 3 से कम होते ही नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा, एक अणु में 3 परमाणु होते हैं ओजोन के, ठीक है। यानी ओजोन का परमाणु जो अनुसूत्र होता है वो O3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हीलियम निम्नलिखित में कैसा तत्व है, तो हीलियम अक्रिय
तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय तत्व है। ओके, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, ये जो है 18वें ग्रुप में रखा गया है पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, 18 सबसे लास्ट ग्रुप में रखा गया है। ओके, यहाँ पे एक्सप्लेन भी यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, जैसे में यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी के सभी जो है अक्रिय गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 18 है, जो कि सबसे लास्ट में रखा गया है अक्रिय गैस को। ठीक है, ओके, 18 है। ओके, याद रखिएगा। ओके, याद रखिएगा, आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 है। वर्गों की संख्या कितना है? 18 है। लेकिन आवर्त की संख्या यानी कि पीरियोड की संख्या कितना है? पीरियोड की संख्या अगर आपसे पूछ देगा तो 7 बोलिएगा। कितना है? 7 है। जैसे मैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका क्या हो गया? ग्रुप हो गया, यानी कि वर्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये जो ग्रुप है इसे हम लोग कहते हैं समूह के नाम से, हिंदी में समूह इसे बोलते हैं। ओके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसी तरह काउंट करिएगा तो 18 तक जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसे इस टाइप से काउंट करते हो, इस टाइप से, तो ये 7 है टोटल। कितना है? 7 है। ओके, यानी 7 आवर्त यानी 7 पीरियोड और 18 ग्रुप से मिलकर के बने होते हैं हमारा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है? आवर्त सारणी में 36 कतार को कहते हैं। 36 कतार को मैंने अभी आपको बता दिया, आवर्त कहते हैं यानी कि पीरियोड कहते हैं। 36 मतलब सोया हुआ लाइन, सोया हुआ जो लाइन आपको दिखेगा, सोया हुआ जो आपको रेखा दिख रहा है, उसमें आपको जो है उसे आप आवर्त कहोगे। जैसे यहाँ पे आप देखो, सोया हुआ जो इस टाइप से अगर आप देखते हो तो ये आपका कहलाएगा क्या? एक आवर्त कहलाएगा। क्या क्या कहलाएगा? आवर्त। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है पीरियोडिक टेबल में? तो 7 होती है। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य क्या है? तो प्रथम सदस्य मैंने आपको बताया ना कि क्षारीय धातु कहलाते हैं। प्रथम सदस्य जो कहलाते हैं क्षारीय धातु कहलाते हैं। ठीक है, ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो आज के लिए इतना ही। इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। ओके, अच्छा, अगर आपको चाहिए इसका PDF लिंक, ये जो आपको दिख रहा है, इसका PDF लिंक चाहिए अगर आप पीरियोडिक टेबल का, तो आप बोल दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का आपको अच्छे से आप जूम करके अच्छे से आप समझ करके आप लिख सकते हो, इससे समझ सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। ओके।